नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, किसान आंदोलन को समर्थन जताने जंतर मंतर पहुंचे विपक्षी नेता। मायावती ने कहा, जातिगत जनगणना कराई तो केंद्र का करूंगी समर्थन। खेल बजट में कटौती मगर पुरस्कार का नाम बदलकर श्रेय लूटेगी सरकार। मुस्लिम लॉ बोर्ड का दकियानूसी ऐलान, अंतर धार्मिक शादी न करें मुसलमान। रमन्ना ने कहा, जजों को धमकी पर सीबीआई जैसी एजेंसियां मदद नहीं करती। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में आज विपक्षी सांसद शुक्रवार को जंतर मंतर पहुंचे। इन सांसदों में कांग्रेस से लेकर आरजेडी सहित 14 दलों के सांसद शामिल थे। विपक्षी सांसदों की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर पहुंचकर पत्रकारों से कहा कि विपक्ष ने किसान आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है। जंतर मंतर के लिए कूच करने से पहले विपक्षी दलों के सांसदों ने बैठक भी की थी। उन्होंने संसद सत्र के दौरान उठाए जा रहे मुद्दों को लेकर चर्चा की। ऐसा करके वो संदेश देने की कोशिश की गई कि विपक्ष जनहित के मुद्दों पर पूरी तरह से एकजुट है। तो किसान आंदोलन से ज़्यादातर विपक्षी दल पहले से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन किसान आंदोलनकारी किसान जंतर मंतर पर पिछले लगभग 15 दिनों से अपनी संसद चला रहे हैं और उस संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए 14 विपक्षी दलों के सांसद पहुंचे हैं। ये किसान आंदोलन के लिए बड़ी बात है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर राजनीतिक समर्थन मिलने से उनका हौसला बुलंद होता है, उनके आंदोलन को मजबूती मिलती है। दूसरी तरफ विपक्षी दल भी चाहते हैं कि किसान आंदोलन और मजबूत हो। हमारी समर्थन से अगर वो मजबूत हो सकता है तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि जितना किसान आंदोलन मजबूत होगा उतनी ही सरकार कमज़ोर होगी, उतनी ही सरकार पर दबाव बढ़ेगा कानूनों को वापस लेने के लिए। और अगर ये होता है तो ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी हार होगी, विपक्ष की बहुत बड़ी जीत होगी। तो किसान आंदोलन और विपक्षी दल दोनों एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखकर या एक दूसरे से फ़ायदा उठाने के लिए करीब आ गए हैं। और ये जंतर मंतर पर इतने संख्या में सांसदों का जाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। ये किसान आंदोलन के अभियान का भी एक महत्वपूर्ण चरण माना जा सकता है। राहुल गांधी इस नेतृत्व कर रहे थे विपक्षी दलों का, जो कि लगातार पिछले 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि बड़ी सक्रियता के साथ राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट भी कर रहे हैं, उनकी मीटिंग कर रहे हैं, उनको ब्रेकफास्ट पर बुला रहे हैं और किसानों के साथ भी सबको लेकर पहुंचे हैं। तो विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, नेतृत्व कांग्रेस और राहुल गांधी के हाथ आ रहा है, किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। ये सारी जो धमा चौकड़ी मची हुई है, गतिविधियां मची हुई हैं, वो एक खास तरह का मैसेज उससे निकलता है और वो ये है कि मोदी सरकार के खिलाफ लामबंदी तेज हो रही है। अगली खबर लेते हैं। जाति आधारित जनगणना को लेकर अब मायावती ने बड़ा बयान दिया है, जिसके कई राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। मायावती ने कहा कि अगर सरकार जाति आधारित जनगणना कराती है तो बहुजन समाज पार्टी संसद के अंदर और बाहर भी इस मामले में उसका साथ देगी। दूसरी ओर जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने जातिगत जनगणना के बारे में बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर समय मांगा है, लेकिन उनको अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। इससे पहले जेडीयू के एक सांसद को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से इनकार कर दिया गया था और कहा गया था कि उन्हें गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहिए। ये घटनाक्रम तब हो रहा है जब जाति आधारित जनगणना के लिए कई विपक्षी दल दबाव डाल रहे हैं। तो बहन मायावती का रुख बीजेपी के प्रति लगातार नरम दिख रहा है। हमने कई मौक़ों पर देखा है कि वो बीजेपी के साथ खड़ी दिख रही हैं, विपक्ष के से अलग दिख रही हैं। अभी जितनी भी मीटिंग हुई है विपक्षी दलों की, उसमें से बसपा बाहर रही है। राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट के आयोजन में भी बसपा नहीं शामिल हुई थी। तो एक तरह से बीएसपी ने तमाम विपक्षी दलों से अपने आप को काट लिया है और कई मुद्दों पर वो
मोदी सरकार और बीजेपी का सहयोग करती हुई दिख रही हैं। हालांकि इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर जातिगत जनगणना कराने के लिए सरकार तैयार होती है तो वो समर्थन करेंगी। तो अगर वो तैयार हो जाती तो कोई विरोध करने वाला तो है नहीं, पूरा विपक्ष ये मांग कर रहा है। अगर सरकार ही तैयार हो जाती तो उसे मायावती की समर्थन की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर मायावती ये बात कह रही हैं तो इसका मायने, इसके मतलब साफ निकलते हैं कि वो बीजेपी के साथ दोस्ती बढ़ा रही हैं, बीजेपी की हमदर्द बनती हुई दिख रही हैं और एक संदेश दे रही हैं अपने मतदाताओं को भी कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का अगर खुलकर साथ नहीं देंगी तो बीजेपी का समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, दूसरी विपक्षी दलों को कमज़ोर करने के लिए वो बीजेपी के परोक्ष रूप से समर्थन कर सकती हैं, उसकी मदद कर सकती हैं। और हम सब जानते हैं कि सीबीआई के बहुत सारे मामले फंसे हुए हैं। मायावती को कभी भी उसकी वजह से ब्लैकमेल किया गया है और किया जा सकता है, इसलिए भी उनके ये बयान इस तरह के आ रहे हैं, इसलिए कोई हैरत नहीं होती। अलबत्ता नीतीश कुमार की बेचैनी भी दिखती है कि प्रधानमंत्री उनके पत्र का जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके पहले वो मांग कर चुके हैं, बिहार विधानसभा से प्रस्ताव भी पारित करवा चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एनडीए के अंदर एक तरह का विघटन भी दिखा रही हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल जिनकी विश्वसनीयता अब संदिग्ध हो गई है, विपक्षी दल होने के नाते वो बीजेपी के पाले में, बीजेपी की खेमे में जाते हुए दिख रहे हैं। ये एक नई प्रवृत्ति और हमें देखने को मिल रही है। हालांकि मायावती का ये नया अंदाज कोई हैरत पैदा करने वाला नहीं है। अगली खबर लेते हैं। दशकों बाद टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के शानदार प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने के लिए ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार की काफ़ी तारीफ हो रही है। रिपोर्टें हैं कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम और भारतीय महिला हॉकी टीम को स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सामने आए और ओडिशा सरकार ने यह जिम्मेदारी उठाई। ओडिशा सरकार ने 2018 में ही दोनों टीमों की जिम्मेदारी ली और 150 करोड़ रुपए खर्च करके दोनों ही टीमों को 5 साल के लिए स्पॉन्सर किया। वहीं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का ऐसा प्रदर्शन तब है जब हाल में खबरें आई हैं कि सरकार ने पूरे खेल के बजट में ही कटौती कर दी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में खेलकूद विभाग के बजट में, माफ कीजिएगा, 230 करोड़ 78 लाख रुपए की कटौती की है। तो ये दोहरा रवैया है, पाखंड आप देख सकते हैं मोदी सरकार का कि जिस खेल को उसने मदद नहीं की, बजट में कटौती की, जिस हॉकी को ओडिशा की एक राज्य सरकार ने मदद की और जिसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, अब प्रधानमंत्री और उनकी सरकार उसका श्रेय लूटने के लिए टूट पड़ी है। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलना भी उसका एक राजनीतिक प्रयोजन है, उसमें से राजीव गांधी हटाना है, इसलिए ध्यानचंद को याद किया जा रहा है। अन्यथा ध्यानचंद के नाम से कोई पुरस्कार और शुरू किया जा सकता था, बड़ा पुरस्कार शुरू किया जा सकता था और ये जो टीमें अच्छा प्रदर्शन करके लौट रही हैं उनको भी दूसरे पुरस्कारों से नवाजा जा सकता था। लेकिन जो गांधी परिवार के प्रति एक दुर्भावना मोदी और उनकी सरकार में है, बीजेपी में है, वो इसमें भी झलक रही है। अब कोई नई सरकार आएगी तो जाहिर है कि वो जितने भी पुरस्कार या जितने भी नामकरण इस सरकार ने किए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, उनके नाम भी बदलने की कोशिश करेगी। तो ये एक बदले की कार्रवाई ज़्यादा है और श्रेय लूटने की हरकत ज़्यादा है, बजाय इसके कि इसमें कोई सद्भावना नहीं दिख रही है, हॉकी को प्रमोट करने की कोई इच्छा नहीं दिख रही है, सिवाय राजनीति और तिकड़मबाजी के इसमें कुछ भी नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अंतर धार्मिक विवाह का विरोध किया है और इसे अफसोसनाक बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सफ़ीउल्लाह रहमानी ने कहा है कि देश भर में मुस्लिम समुदाय के अभिभावकों, घर के बड़े लोगों और मस्जिदों मदरसों के प्रबंधकों को अंतर धार्मिक विवाहों पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने चाहिए। मौलाना रहमानी ने कहा कि इस्लाम मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के बीच विवाह की इजाज़त नहीं देता है। अगर ये सामाजिक मान्यताओं के आधार पर सही भी लगता है तो भी शरिया के हिसाब से जायज़ नहीं माना जा सकता है।
AIMPLB के ने इस संबंध में 7 बिंदुओं वाले दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इनमें कहा गया कि माता पिता को जब उनके बच्चे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें तो बेहद सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा लड़कियों का ऐसे स्कूलों में दाखिला नहीं कराना चाहिए जहां पर लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हों। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से अभिभावकों से ये अपील भी की गई है कि वे बच्चों की शादी में देरी न करें और विशेषकर लड़कियों के मामले में इसका खास ख्याल रखें। साथ ही शादियों को सादगी से करने की अपील की गई है। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बहुत ही जाहिलाना हरकत है जिसे मूर्खतापूर्ण कहा जाना चाहिए और जो तरक्की पसंद विचार है उसके उलट है। ये दकियानूसी विचार है, मुस्लिम समाज को और पीछे ढकेलने की कोशिश है, उसे और भी समाज से अलग थलग करने की कोशिश है। कोशिश ये होनी चाहिए कि तमाम समाजों के साथ मेल मिलाप बढ़े, उनसे रोटी बेटी का रिश्ता बढ़े और उससे सौहार्द बढ़े। लेकिन इस तरह की कट्टरपंथी दकियानूसी ताकतें हमेशा, चाहे वो हिंदुओं में हो, मुसलमानों में हो या किसी और धर्मों में हो, वो धर्म का अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करती हैं, व्याख्या करती हैं और अपने समाजों पर थोपने की कोशिश करती हैं। तो ये शरिया के नाम पर मुसलमानों के धर्म और नियम कायदों के नाम पर इस तरह की घेरेबंदी करना कि हमारी जो लड़कियां हैं वो एक ख़ास तरह की तरह रहेंगी, ख़ास तरह के स्कूल कॉलेजों में पढ़ेंगी, ख़ास तरह का पहनावा रखेंगी, मोबाइल फ़ोन पर उनकी नज़र रखी जानी चाहिए। ये तमाम तरह के दिशा निर्देश दरअसल प्रगति विरोधी हैं और इन्हें कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक लोकतांत्रिक खुले समाज में ये एक बंद समाज है, ये कट्टरपने की तरफ ले जाने वाले दिशा निर्देश हैं और इनका विरोध मुसलमानों को अपने अंदर से करना चाहिए। ऐसे नियमों को खारिज कर देना चाहिए और ऐसे रहमानी जैसे नेताओं को और जो धार्मिक नेता हैं उनको खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि ये और कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर एक जड़ता और पिछड़ेपन का बोध रोप रहे हैं जो कि कतई मुस्लिम समाज के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा है कि जब निचली अदालतों के जज धमकियों के बारे में शिकायतें करते हैं तो CBI और ऐसी ही दूसरी जांच एजेंसियां कोई प्रतिक्रिया नहीं देती हैं। वो धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हत्या के मामले में प्रतिक्रिया दे रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब न्यायाधीश शिकायत करते हैं तो बिल्कुल भी मदद नहीं करती हैं और CBI ने अपने रवैये में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया है। अदालत ने केंद्र से न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए लंबित याचिका पर 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को भी कहा है। CJI ने इस मामले में जिस तरह का रवैया अपनाने के लिए जांच एजेंसियों की तीखी आलोचना की है, वैसी ही आलोचना झारखंड उच्च न्यायालय ने इसी हफ्ते झारखंड पुलिस की भी की थी। इसने कहा था कि झारखंड पुलिस एक खास जवाब पाने के लिए खास सवाल पूछ रही है। कोर्ट ने कहा कि ये सही नहीं है। तो चाहे राज्य की एजेंसियां हों, राज्य की पुलिस हो, केंद्र की एजेंसियां हों या केंद्र की जो इस तरह की जांच करने वाली एजेंसियां हैं, CBI है, उनका रवैया तमाम मामलों में, न केवल न्यायालय के मामले में, दूसरे मामलों में भी इसी तरह का है। वो केवल अपने आकाओं की बात सुनती है, हिज मास्टर्स वॉइस सुनती हैं। जो उनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं उनकी आवाज़ सुनती है और उसके आधार पर काम करती है। तो ये शिकायत जस्टिस रमन्ना की बहुत ही सही है, अपनी जगह दुरुस्त है और इन एजेंसियों को अपना रवैया बदलना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं बदलेगा। जब तक इन एजेंसियों पर कंट्रोल है सरकारों का, तब तक ये एजेंसियां नहीं बदलेंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन एजेंसियों को ऑटोनॉमस बनाया जाए, इनको स्वायत्तता दिए जाए ताकि ये अपने हिसाब से फैसले कर सकें। जब तक फैसला लेने की ताकत इनको नहीं दी जाएगी तब तक ये इसी तरह से व्यवहार करती रहेंगी और हम इसी तरह से इसका रोना रोते रहेंगे। तो जस्टिस रमन्ना को चाहिए कि वो इस तरह के निर्देश दें ताकि ये एजेंसियां सरकारों के चंगुल से निकलें। केवल बोलने से या दुख प्रकट करने से, अफसोस जाहिर करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें न्यायालय के ताकतों का इस्तेमाल करके इनके कामकाज में बदलाव की पहल करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इसी वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।